यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। आपको ऑलरेडी 5 रिवीजन लेक्चर मिल चुके हैं, ये 6th रिवीजन लेक्चर है। और इसमें आज हम जो सीखने वाले, जैसा मैंने कल के लेक्चर में प्रॉमिस किया था आपको, मैं ट्रस्ट वाला टॉपिक है वो रिवाइज करवाने वाला हूं। तो आज हम सीखेंगे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड, एक्रिएटेड इनकम से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन ऑफ द चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। एक बात समझना, आप लोगों ने देखा हुआ है कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होता है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। वो कैसे एग्जेम्प्ट होती है, क्या होती है, वो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं। जो चैरिटेबल पर्पस का मतलब है वो मैं आपको लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा कि चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एक सेक्शन है वो रिवाइज करवाने वाला हूं। सबसे पहली सेक्शन होती है सेक्शन 11.1। 11.1 ये बोलती है कि इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ट्रस्ट को जो भी इनकम होती है, उस इनकम में से देखो 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। 85% जो बचता है, 85% में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, वो लेस हो जाएगा और जो भी बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल इनकम फॉर द ट्रस्ट। तो मैंने क्या बोला, ट्रस्ट की जो भी इनकम होती है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, उसका 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। 85% जो बचेगा, उस 85% में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, वो आप लेस कर दो और जो भी बचेगा दैट विल बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। अब एक और चीज समझना, मैंने यहां पे बोला कि जो आप चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाइड कर देते हो वो लेस कर दो। बट अप्लाइड का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं। अप्लाइड का मतलब आपका रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, जो भी खर्चे करते हो, जो भी ट्रस्ट के लिए रेवेन्यू कैपिटल खर्चे करते हो, वो सब अप्लाइड में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, क्या आपने कोई असेट खरीदी वो अप्लाइड में आएगी? आंसर इज यस, आएगी। एज वेल एज द, मतलब ट्रस्ट के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब तुम्हारे अप्लाइड में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज समझना, किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया, क्या वो भी अप्लाइड में आएगा? मैं बता दूं, किसी और ट्रस्ट को डोनेशन देते हो तो वो अप्लाइड में आएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर किसी और ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया एज अ कॉर्पस डोनेशन, तो वो तुम्हारे अप्लाइड में नहीं आएगा। एक और चीज समझना, अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जो भी अपन ये लेते हैं ना, इनकम का 15% करेंगे, 85% करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इनकम लेते टाइम उस इनकम में डोनेशन भी आएगा, लेकिन कॉर्पस डोनेशन को छोड़ के। कॉर्पस डोनेशन आपके लिए पूरा एग्जेम्प्ट होता है, आपके लिए कॉर्पस डोनेशन है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो देखो, जो इनकम है उसमें से 15% स्टैंड डिडक्शन, 85% बचा, उसमें जितना अप्लाइड कर दिया वो आप लेस कर दो। तो देखो, आपके लिए मैं बता दूं, 3 इनकम एग्जेम्प्ट है। पहला तो आपको जो कॉर्पस डोनेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, दूसरा 15% इनकम का है वो एग्जेम्प्ट है, और तीसरा जितना आपने अप्लाइड कर दिया वो एग्जेम्प्ट है। किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया वो भी अप्लाइड माना जाएगा, लेकिन एक चीज समझना कि वो एज अ कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया वो अप्लाइड है, लेकिन एज अ कॉर्पस डोनेशन दिया तो वो आपका अप्लाइड में नहीं लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप कोई असेट है वो असेट को अप्लाइड में ले लेते हो तो क्वेश्चन ये आता है क्या उस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होगा? आंसर इज नो। एक सेक्शन हुआ करती है 11 सबसेक्शन 6, और 6 में ये बोला हुआ है कि जब आप असेट की एक्चुअल कॉस्ट को अप्लाइड में ले लेते हो तो उस पे आपको डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, नहीं तो डबल डिडक्शन हो जाएगा। अब एक और चीज समझना यहां पे आप लोग, कि सर जो ट्रस्ट अप्लाइड करता है, ट्रस्ट जो खर्चे करता है वो सब लेस होते हैं, अप्लाइड में आते हैं। लेकिन एक चीज समझना, सेक्शन 40A का सबसेक्शन 3 और 3A यहां पे लगेगा। मींस इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं कैश में तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, वो अप्लाइड में नहीं आएगा। तो अगर 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हैं इन द सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो वो अप्लाइड में नहीं आएगा। एक और चीज समझना, पहले अगर खर्चा मान लो अक्रूअल बेसिस पे ले लिया था और इस साल में उसका एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करते टाइम 10,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। वो मतलब कुल मिला के इस साल की वापस इनकम बन जाएगी, जो अपन सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A में अपन पढ़ते हैं पीजीबीपी में, सेम वैसा का वैसा। एक और चीज समझना, जब भी ट्रस्ट पेमेंट करता है रेजिडेंट पर्सन को, तो ट्रस्ट को टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट ने टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो बेटा 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। मींस यहां पे भी अप्लाइड में जो आप खर्चे लेते हो वो 30% डिसअलाउड हो जाएंगे, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अब एक चीज समझना, मैंने क्या बोला, जो भी ट्रस्ट की इनकम होती है वो इनकम में से पहले 15% अलग कर दो, और इनकम में से कॉर्पस को तो लो ही मत, कॉर्पस पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। जो ट्रस्ट की इनकम होती है उसमें से आप 85% बैलेंस बचा, 85% में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया वो आप लेस कर दो, और जो अप्लाइड लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम होगी। अब एक बात समझो, कभी कभी क्या होता है, अप्लाइड अगर 85% से कम है, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का इस साल में जो इनकम है वो इस साल में इनकम मान लो 20 लाख है, 20 लाख का इनकम है। इस 20 लाख की इनकम में से 15% है वो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने ले लिया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 15% आपका 3 लाख हो गया, और उधर बचा आपका 17 लाख। अब एक बात बताओ, ये जो 17 लाख है, सपोज इस साल आपने अप्लाइड किया वो 10 लाख किया, तो आपके पास ट्रस्ट की इनकम बच गई 7 लाख।
आपके पास ट्रस्ट की इनकम बच गई 7 लाख। क्वेश्चन ये आता है क्या 7 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्या सर ऐसा कोई ऑप्शन है कि 7 लाख पे टैक्स ना भरे? आंसर इज यस। सबसे पहला ऑप्शन तो ये कि अगर मान लो आपका कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है, तो आपका अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है लेकिन आपने इनकम में ले लिया है, अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है बट आपने इनकम में ले लिया है अक्रूवल बेसिस पे, तो उसमें कुछ नहीं करना। यहां पे असेसिंग ऑफिसर को आप रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले लिख के दे दो कि सर हम आपसे वादा करते हैं कि जिस ईयर में वो इनकम मिलेगा उस ईयर या उसके अगले साल एक बोनस ईयर मिलेगा, जिस ईयर में वो इनकम मिलेगा उस साल या उसके अगले साल हम उसको एक्चुअली अप्लाइड कर देंगे, तो इस साल वो आपका डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, यहां पे जो 20 लाख का इनकम है ना, यहां पे जो 20 लाख का इनकम है, ये 20 लाख की इनकम में मान लो 4 लाख ऐसा है जो ट्रस्ट को मिला नहीं है, तो ट्रस्ट यहां पे ऑप्शन ले सकता है। ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट यहां पे ऑप्शन ले सकता है और ट्रस्ट ये बोल सकता है कि भैया इस 20 लाख में से 4 लाख हमको मिला नहीं है, तो 4 लाख हम जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर या उसके अगले साल अप्लाइड कर देंगे, तो इस साल वो डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा। मींस यहां पे आप इस साल है वो 4 लाख रुपीस है, वो 4 लाख आप लेस कर सकते हो, 4 लाख इस साल लेस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ये लिख के देना पड़ेगा, आपको वादा करना पड़ेगा कि जिस ईयर में ये मिलेगा उस ईयर या उसके अगले साल हम इसको एक्चुअली अप्लाइड कर लेंगे। अब एक बात बताओ, जिस ईयर में आपको वो मिलेगा उस ईयर या उसके अगले साल जिस ईयर एक्चुअल अप्लाइड करेंगे, तो क्या उस ईयर के अप्लाइड में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑलरेडी आप डीम टू बी अप्लाइड ले चुके हो, तो उस ईयर के अप्लाइड में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, एक और दूसरा ऑप्शन होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको अगर मान लो मार्च के एंड में, मार्च मंथ में आपको बंपर डोनेशन मिल जाता है, मार्च मंथ में आपको बंपर डोनेशन मिल जाता है और उसकी वजह से आप 85% पूरा अप्लाइड नहीं कर पाते हो, तो आप एओ को लिख के दे सकते हो कि सर हम इसको अगले साल अप्लाइड कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एओ को लिख के देना है कि हम इसको अगले साल अप्लाइड कर लेंगे, एनी अदर रीजन से इस साल नहीं कर पाए अप्लाइड, हम अगले साल अप्लाइड कर देंगे, तो कोई बात नहीं, इस साल वो डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा, लेकिन अगले साल आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। अब एक बात समझो, जब आप अगले साल अप्लाइड करते हो तो अगले साल के अप्लाइड में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो इस साल के डीम टू बी अप्लाइड में आप ऑलरेडी ले चुके हो करके। अब एक और चीज समझना, सर जो पहला वाला ऑप्शन आपने आउटस्टैंडिंग बताया था, वो आपने को एक्चुअल अप्लाइड कब करना पड़ेगा? जिस ईयर में वो पैसा मिलेगा उस ईयर या उसके अगले साल। अगर आपने उसको अप्लाइड नहीं किया तो जिस ईयर में वो पैसा मिला उसके अगले साल की क्या बन जाएगी? वो इनकम बन जाएगी। और एनी अदर रीजन वाले में आपने क्या प्रॉमिस किया था कि अगले साल हम इसको अप्लाइड करेंगे, तो अगर अगले साल आपने इसको अप्लाइड नहीं किया तो अगले साल वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। जैसे 1920 में आपने ऑप्शन लिया और आपको 2021 में उसको अप्लाइड करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो 2021 की वो क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जो दोनों ऑप्शन मैंने बताए वो ऑप्शन कहां दे रखे हैं? एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं। सेक्शन 11(1) की एक एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन में वो दे रखे हैं। अब एक ऑप्शन होता है जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है, दैट इज द 11(2) का ऑप्शन। अब एक चीज समझना, ये 11(2) का ऑप्शन क्या बोलता है पता है? अगर मान लो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को इस साल जो भी डोनेशन मिला है, ट्रस्ट पैसे को एक्यूमुलेटेड करना चाहता है। मेनी टाइम ऐसा होता है कि अगर मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है, गुरुद्वारा बनाना है, वो एक साल की इनकम से नहीं बनता, एक साल के डोनेशन से नहीं मिलता बनता, तो मेनी टाइम क्या होता है कि ट्रस्ट उसको एक्यूमुलेटेड करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक्यूमुलेटेड करना चाहते हैं तो क्या एक्यूमुलेटेड कर सकते हैं? आंसर इज यस। एक 11(2) का ऑप्शन है, उसमें ये बोला है कि भैया 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि भैया आपको स्पेसिफिक पर्पस लिख के देना पड़ेगा एओ को कि आप कौन से पर्पस के लिए एक्यूमुलेटेड कर रहे हो। दूसरा, आपको स्पेसिफिक पीरियड लिख के देना पड़ेगा, लेकिन वो मैक्सिमम पीरियड 5 साल का हो सकता है। कितने साल का हो सकता है? 5 साल का। तीसरी कंडीशन कि जो भी आप एक्यूमुलेटेड कर रहे हो 11(2) में, वो आपको स्पेसिफाइड मोड जो 11(5) के होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा। और चौथी कंडीशन, वो वाला पैसा आप और किसी ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला? 4 कंडीशन बेसिकली। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप पैसे को एक्यूमुलेटेड कर सकते हो, इस साल वो डीम टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कंडीशन क्या? पहली कंडीशन, आपको स्पेसिफिक पर्पस बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक पीरियड बताना पड़ेगा, बट मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर्स हो सकता है। क्या 4 साल का पीरियड हो सकता है? आंसर इज यस। 3 साल का हो सकता है? आंसर इज यस। 7 साल हो सकता है? आंसर इज नो। 7 साल का नहीं हो सकता, बट मैक्सिमम 5 ईयर्स का पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक पर्पस बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक पीरियड बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो वाला पैसा किसी और को आप डोनेट नहीं कर सकते। और चौथी कंडीशन ये कि भैया वो पैसे को 11(5) के जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इस साल आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन वो पैसा अब कब तक यूज करना पड़ेगा मैं बताऊं? वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जितने साल के लिए आपने एक्यूमुलेटेड किया है, और +1 बोनस ईयर मिलेगा। जैसे आपने 1920 में 5 इयर्स के लिए एक्यूमुलेटेड किया, तो 5 इयर्स अगले साल से काउंट होंगे, दैट इज 5 इयर जो काउंट होंगे 1920 में आपने एक्यूमुलेटेड किया, तो प्रीवियस ईयर 2021 से 5 इयर्स काउंट होंगे। तो बेटा जो 5 इयर्स और उसके साल एक बोनस ईयर, उसके बाद एक बोनस ईयर और मिलेगा,
उसके बाद एक बोनस ईयर और मिलेगा, वो बोनस ईयर तक आपको उसको एक्चुअली अप्लाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 5 इयर्स के लिए एक्यूमुलेटेड किया है तो आपको 6 ईयर में उसको अप्लाइड करना पड़ेगा, 6th ईयर तक आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 3 इयर्स के लिए एक्यूमुलेटेड किया है तो यू विल गेट द 4 इयर्स, और 4 इयर्स में आपको उसको एक्चुअली अप्लाइड करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, सबसे पहला सेक्शन 11(3) ये बोलता है कि वायलेशन हो जाता है। अगर 11(2) का वायलेशन कब हो सकता है? 4 केसेस में। पहला, अगर उसको किसी अदर पर्पस के लिए आपने यूज कर दिया। अगर आपने किसी गलत पर्पस के लिए यूज किया तो जिस ईयर में आपने यूज किया वापस आपकी क्या बन जाएगी? वो इनकम बन जाएगी। दूसरा, अगर आपने उसको स्पेसिफिक टाइम +1 बोनस ईयर जो मिला था उसमें आपने उसको अप्लाइड नहीं किया, उसको यूज नहीं किया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो जो +1 जो बोनस ईयर मिल रहा है ना, उस ईयर में वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। मतलब आपने 5 इयर्स के लिए एक्यूमुलेटेड किया था तो आपको 6 इयर्स तक उसको यूज करना है। अगर 6th ईयर में तक आपने यूज नहीं किया तो 6th ईयर की वो क्या बन जाएगी? आपकी इनकम बन जाएगी। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि भैया अगर मान लो उस पैसे को आपने किसी को डोनेट कर दिया, वो जो पैसा है वो पैसे को आपने किसी को डोनेट किया, दूसरे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, तो जिस ईयर में डोनेट किया उस ईयर में वो आपकी इनकम बन जाएगी। और बेटा एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर उस पैसे में को 11(5) के मोड्स में नहीं रखा, आपने कहीं वायलेशन कर दिया, 11(5) को छोड़ के किसी मोड में डाल दिया, तो उस जिस ईयर में आपने 11(5) को छोड़ के किसी मोड में डाला उस ईयर में वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन 13(9) ये बोलती है कि अगर आपको 11(2) का एग्जेम्पशन चाहिए, अगर आपको 11(2) का एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन तो ये कि भैया आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले लिख के देना पड़ेगा। जो भी असेसिंग ऑफिसर है ना, उस असेसिंग ऑफिसर को आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले लिख के देना पड़ेगा। जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे पहले पहले आपको एओ को लिख के देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन यह है कि उस साल का रिटर्न भी आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर 11(2) का एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन तो आपको एओ को लिख के देना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और उस साल का रिटर्न भी आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर दोनों में से अगर एक भी गलती हुई तो उस साल आपको 11(2) का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ये आता है 11(4) और 4A कि सर अगर कोई ट्रस्ट है वो अगर बिजनेस और प्रोफेशन करता है, मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है, तो क्या बिजनेस पे भी 11-12 का एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? जो बिजनेस होता है वो बिजनेस का इनकम भी 85% और 15% और वो सब अप्लाइड और वो सब होगा क्या? आंसर इज यस। अगर जो ट्रस्ट बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके इंसिडेंटल अगर बिजनेस है तो वो बिजनेस की इनकम पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना वो बिजनेस से रिलेटेड उनको बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सेपरेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट वाला बिजनेस है उस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बिजनेस का इनकम आएगा वो बिजनेस की इनकम को फिर 15% और 85% करेंगे, और 85% में से जो भी अप्लाइड करते हो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वो लेस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर असेसिंग ऑफिसर ने बिजनेस की इनकम निकालते टाइम अगर बिजनेस की इनकम को बढ़ा दिया, जैसे मान लो आई कैन टेक वन एग्जांपल, इस्कॉन टेंपल वाले हैं वो बुक्स का बिजनेस करते हैं। अब एक बात समझना, उन्होंने क्या किया, बुक्स की बिजनेस की जो इनकम आ रही थी वो 50 लाख थी, उस पर एग्जेम्पशन ले लिया। बट एओ ने क्या किया, जब उसकी इनकम देख रहा था तो एओ ने उसकी इनकम को बढ़ा दिया, मतलब 50 लाख से 70 लाख कर दिया एओ ने। तो जितनी इनकम बढ़ाई ना उसके सामने आप कोई भी एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। मींस जितनी इनकम बढ़ाई, जैसे 50 लाख उन्होंने इनकम बताई थी, जो इस्कॉन टेंपल की गीता की बुक्स का बिजनेस था उसका 50 लाख इनकम था, एओ ने उसको 70 कर दिया, तो बेटा 20 लाख पे ट्रस्ट को टैक्स भरना पड़ेगा। ये 20 लाख ये माना जाएगा कि ये 20 लाख आपने चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए यूज नहीं किया है, और ये 20 लाख है वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 11(7) ये बोलता है कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट है वो अगर 11-12 का एग्जेम्पशन लेते हैं तो इनको 10 की सीरीज की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जो 10 की सीरीज मतलब जैसे डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है या यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है वो 1035 में एग्जेम्प्ट होती है, तो ये सब 10 की सीरीज की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अगर ट्रस्ट 11-12 का एग्जेम्पशन लेता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, 10(1) मिलेगा और 1023C मिलेगा। 10(1) का मतलब होता है एग्रीकल्चर इनकम, तो अगर कोई ट्रस्ट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करता है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे सीधा 10(1) में एग्जेम्पशन लेगा, और बाकी वाली इनकम है उस पर 11-12 में एग्जेम्पशन लेगा। लेकिन ये 1034 या 1035 वगैरह की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। तो मैं आपको यह बोलूं कि अगर कोई ट्रस्ट है वो 11-12 का एग्जेम्पशन लेता है तो 10 की सीरीज की कोई एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन होंगे। इसके 2 एक्सेप्शन होंगे। पहला एक्सेप्शन तो कौन सा पता है? पहला एक्सेप्शन तो यहां पे कौन सा पता है? पहला एक्सेप्शन तो आपका 10(1) और दूसरा तुम्हारा 1023C। ये 1023C किसको मिलता है? जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज रहती है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज रहती है उनकी इनकम 1023C में एग्जेम्प्ट होती है। तो 1023C और 10(1) वो ले सकता है अलोंग विद द 11-12। तो वो क्या करेगा कि अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम है या यूनिवर्सिटी कॉलेज का इनकम है उस पर 1023C 10(1) ले लेगा और बाकी वाली इनकम पे 11-12 लेगा, बट बाकी 10 की सीरीज की कोई भी एग्जेम्पशन है
वो नहीं ले सकता। उसके बाद एक सेक्शन होती है 12A। 12A ये बोलती है कि भैया एक बात बताओ, ट्रस्ट जो है वो 11-12 का एग्जाम्शन तभी ले सकता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AA में, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AA में। और दूसरी कंडीशन यह है कि ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्शन लेने से पहले वाली अगर बेसिक एग्जाम्शन से ज्यादा है तो ट्रस्ट को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AA में, और दूसरा अगर ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्शन लेने से पहले वाली बेसिक एग्जाम्शन से ज्यादा है तो उस केस में उनको अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी। एक और बात बताओ, ट्रस्ट को एग्जाम्शन कौन से ईयर से मिलेगी? जिस ईयर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाला उस ईयर से, या जिस ईयर में रजिस्टर्ड हुआ उस ईयर से? राइट आंसर है जिस ईयर में एप्लीकेशन डाला उस ईयर से। जैसे मान लो यहां फेब 2020 में एप्लीकेशन डाला, ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ जून 2020 में जाके, तो भी एग्जाम्शन 1920 प्रीवियस ईयर से मिल जाएगी। बिकॉज जिस ईयर में आप एप्लीकेशन करते हो उस ईयर से आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। सो एग्जाम्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। सो सपोज एप्लीकेशन इज मेड इन प्रीवियस ईयर 1920, इन दैट केस योर एग्जाम्शन इज अलाउड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1920। 1920 से आपको एग्जाम्शन है, वो एग्जाम्शन मिल जाएगी। अब एक और चीज समझना है, यहाँ पे 1920 से आपको एग्जाम्शन है, वो एग्जाम्शन मिल जाएगी। अब यहां पे एक और चीज समझने की कोशिश करना बेटा, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, एक और चीज समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि भैया जिस ईयर में एप्लीकेशन करते हो उस ईयर से एग्जाम्शन मिलती है, क्या उसके पहले वाले ईयर्स पे एग्जाम्शन मिलेगी? आंसर इज नो। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है वेव क्रिएटर्स, और ये वेव क्रिएटर्स ट्रस्ट हमारा 10 साल से क्रिएटेड है, लेकिन हमने उसका 12AA का रजिस्ट्रेशन के मान लो आज करवाया, आज एप्लीकेशन किया और 2-4-10 दिन में मान लो रजिस्टर्ड हो गया, आज रजिस्टर्ड हो गया। तो क्या पुराने वाले जो ईयर्स है उन ईयर्स के लिए एग्जाम्शन मिलेगी? आंसर इज नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है उस दिन तुम्हारे पुराने असेसमेंट पेंडिंग है, जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है उस दिन तुम्हारे पुराने असेसमेंट पेंडिंग है, और पुराने ईयर्स में भी एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट का सेम था जिसके बेसिस पे आज रजिस्ट्रेशन हुआ है। मींस भैया एक बात बताओ, जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ उस दिन तुम्हारे पुराने कोई असेसमेंट पेंडिंग है, एंड भैया जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ उस दिन जो उसके ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है पहले भी वही ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी थे, तो जो भी पेंडिंग असेसमेंट है उन ईयर्स के लिए असेसिंग ऑफिसर आपको एग्जाम्शन दे देगा। मींस पुराने वाले ईयर्स के लिए भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी जिसके असेसमेंट पेंडिंग है ऑन द डेट ऑन विच ट्रस्ट वाज रजिस्टर्ड एंड योर ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटी वर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ विच आज जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई ट्रस्ट पहले रजिस्टर्ड नहीं था तो क्या उसके बेसिस पे 147 हो सकता है? क्या 147 में आपका केस खोल सकते हैं? क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था उसको रीजन टू बिलीव माना जा सकता है क्या? आंसर इज नो, नहीं माना जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है कि मेयरली ट्रस्ट वाज नॉट रजिस्टर्ड, उसको आप रीजन टू बिलीव नहीं मान सकते 147 इन्वोक करने के लिए। लेकिन मैंने आपको जो दो चीजें बताई ना, एक तो 147 नहीं हो सकता, ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था, एंड दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि भैया पुराने वाले ईयर्स के लिए भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। ये दोनों प्रोविजन नहीं लगेंगे कब? अगर मान लो ट्रस्ट ने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था बट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, या फिर पहले ट्रस्ट रजिस्टर्ड था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो ये दो केस में, ये जो मैं बताऊं दो केस कौन से, या तो पहले रजिस्टर्ड था रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए किया था बट सीआईटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इन दो केसेस में क्या होता है कि भैया वो दो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। कौन से दो बेनिफिट? पुराने वाले ईयर्स के लिए एग्जाम्शन मिलना एंड 147 को बेस नहीं बनना, रीजन टू बिलीव नहीं मानना 147 के लिए, नॉन रजिस्ट्रेशन, ये दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक और चीज समझना आप लोग, 12AA सेक्शन ये बोलती है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। एक जो ट्रस्ट है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आपको सीआईटी को एप्लीकेशन करनी पड़ती है। जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है उसको आपको एप्लीकेशन करनी पड़ती है। कमिश्नर क्या करेगा? अपने आप को पहले सेटिस्फाइड करेगा आपके ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं है, आपकी जो एक्टिविटी है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव के बारे में वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा। इस बार से इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया कि उसको वो भी देखना पड़ेगा कि आप जो अदर लॉ को कंप्लाई कर रहे हो नहीं। मान लो ट्रस्ट पे जो दूसरे लॉ लगते हैं जैसे जीएसटी लॉ या मान लो दूसरे लॉ लगते हैं, वो दूसरे लॉ को वो ट्रस्ट कंप्लाई कर रहा है नहीं। अगर वो सब कंप्लाई कर रहा है अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन देगा। अब सीआईटी के पास पावर है कि सीआईटी रजिस्ट्रेशन दे भी सकता है, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा रजिस्टर्ड करने का या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का। सर ये कब तक करना पड़ेगा? इसका कोई टाइम लिमिट है? देखो इसका टाइम लिमिट है। Like CIT appeal has to pass the order for registration or refusing the registration within 6 months from the end of the month in which application was made। मतलब भैया जिस महीने में आपने एप्लीकेशन किया था उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर आइदर भैया रजिस्टर्ड करना पड़ेगा या फिर रिफ्यूज करना पड़ेगा, आइदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा या रिफ्यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो रजिस्ट्रेशन दे दिया बट आगे जाके सीआईटी को पता चलता है कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है,
या जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक्टिविटी कर रहा है वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं कर रहा, या ट्रस्ट किसी और अदर लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में सीआईटी के पास ये पावर होता है कि सीआईटी चाहे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है, ये सीआईटी के पास में पावर होता है करके। ठीक है, अब एक और चीज समझना है यहां पे, मैंने आपको बोला ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 6 महीने में होना चाहिए। अगर 6 महीने में सीआईटी ने अपना ऑर्डर पास नहीं किया रजिस्ट्रेशन या रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में ट्रस्ट डीम टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम टू बी रजिस्टर्ड है वो माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ चेंज करता है, ट्रस्ट है वो अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंज करता है, तो उस ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा पता है? विद इन 30 डेज, जिस दिन उन्होंने मॉडिफिकेशन चेंज किया 30 दिन के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द सेक्शन 13। अब एक बात समझना, एक सेक्शन हुआ करती है 13(1). ये बोलती है क्या 4 केस ऐसे हैं जिसके केस में क्या होगा कि आपके ट्रस्ट को 11-12 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और ट्रस्ट की इनकम एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगी। कितने केस? 4 केस। कौन कौन से? सबसे पहले, अगर जो भी ट्रस्ट है वो तुम्हारे प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, अगर आप मान लो आपने ऐसा कोई मंदिर वाला ट्रस्ट बनाया जिसमें आप बोलते हो आप और आपके घर वाले ही दर्शन कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, इट इज कॉल्ड प्राइवेट रिलीजियस पर्पस, तो उस केस में वो ट्रस्ट को 11-12 का एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई भी ट्रस्ट है वो ट्रस्ट किसी स्पेसिफिक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लिए है, अगर कोई भी मान लो ऐसा ट्रस्ट है जो स्पेसिफिक कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए वगैरह, या फिर स्पेसिफिक कास्ट के लिए अगर कोई भी ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसको 11-12 का एग्जामिशन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन अगर कोई भी ट्रस्ट है वो किसी विडोज के लिए बनाया जाता है, गर्ल्स के लिए बनाया जाता है, गर्ल चाइल्ड के लिए बनाया जाता है, या फिर पत्नी से परेशान पति लोगों के लिए बनाया जाता है, तो उस केस में ये स्पेसिफिक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन नहीं माना जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर ट्रस्ट का पैसा या ट्रस्ट का असेट है वो ट्रस्टी वगैरह के लिए यूज किया तो उस केस में ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। ट्रस्टी का मतलब यहां पे मैं बता दूं, ट्रस्ट के रिलेटिव के लिए यूज नहीं होना चाहिए। देखो, ट्रस्ट का जो भी पैसा है या ट्रस्ट की जो असेट है वो ट्रस्ट के रिलेटिव के लिए अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, मतलब गलत एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। अगर गलत एडवांटेज मिलता है तो ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी करके। ठीक है, जितना नॉर्मल दूसरे लोगों को मिलता है उतना मिलना चाहिए, अदरवाइज अगर मान लो ज्यादा मिला करके, ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट क्या करता है कि अपना हॉल है वो लोगों को शादी पे भाड़े पे देता है, उसमें 4 लाख रुपीज पर डे का रेंट लेता है, लेकिन मैं ट्रस्टी था, मेरे को भाड़े पे दिया और मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया, तो यहां पे मेरे को गलत फायदा पहुंचाया गया, तो उस केस में ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बोलोगे ट्रस्ट के रिलेटिव कौन कौन होते हैं, तो ट्रस्ट का पहला रिलेटिव फाउंडर या ऑथर, दूसरा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर मतलब जिसने ट्रस्ट को 50,000 से ज्यादा का डोनेशन दिया है इन प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर। तीसरा, अगर फाउंडर, ऑथर या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर जो है, फाउंडर, ऑथर या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, वो अगर कोई एचयूएफ है तो वो एचयूएफ के जो भी मेंबर्स रहेंगे वो मेंबर्स भी क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला ऑथर और फाउंडर, दूसरा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर जिसने 50,000 से ज्यादा का डोनेशन दिया है। अब एक बात समझना, ऑथर, फाउंडर या सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर जो है वो अगर तुम्हारा एचयूएफ है तो एचयूएफ के मेंबर भी ट्रस्ट के रिलेटिव है। उसके बाद जो ट्रस्टी मैनेजर किसी भी नाम से जाना जाता है वो भी ट्रस्ट का रिलेटिव है। और जो ऊपर जितने भी लोग देखे अपन ने, ट्रस्टी है, फाउंडर है, ऑथर है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, उनके जो रिलेटिव है वो भी ट्रस्ट के रिलेटिव माने जाएंगे। और ऊपर जितने भी लोगों की बात की, अगर किसी कंसर्न में उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उस केस में अगर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंसर्न भी रिलेटिव माना जाएगा। इनको अगर कोई भी गलत फायदा पहुंचाया जाता है ट्रस्ट से तो इनकी ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, ट्रस्ट को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि ट्रस्ट का जितना भी पैसा है वो 11(5) के मोड में जमा होना चाहिए। ट्रस्ट जो है वो, ट्रस्ट का जितना भी पैसा है वो 11(5) के मोड में जमा होना चाहिए। अगर ट्रस्ट का पैसा 11(5) को छोड़ के कहीं पे डाला जाता है तो ट्रस्ट की एग्जेम्पशन है वो, ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि ट्रस्ट जो है वो अगर मान लो ये ट्रस्टी वगैरह जो रिलेटिव है ट्रस्ट के, इनको कुछ भी गलत फायदा उठाता है, कोई गलत सर्विस, मतलब जो सर्विस दे रहा है उसके लिए कंसिडरेशन जो एडिक्वेट कंसिडरेशन वगैरह है वो नहीं ले रहा, तो उस केस में ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि अगर मान लो ट्रस्ट मेडिकल ट्रस्ट है या फिर एजुकेशनल ट्रस्ट है, मींस हॉस्पिटल या स्कूल है, और हॉस्पिटल स्कूल ने अगर मान लो मेडिकल या एजुकेशनल फैसिलिटी इन लोगों को दी, ट्रस्टी वगैरह, फाउंडर, ऑथर को वगैरह, तो उस केस में ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, एजुकेशनल ट्रस्ट है या मेडिकल ट्रस्ट है और उसने मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी, जो मेडिकल है और एजुकेशनल फैसिलिटी वो अगर ट्रस्टी वगैरह इन लोगों को दी तो उस केस में ट्रस्ट की एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगी। लेकिन एक चीज समझना, जितने का बेनिफिट दिया, जितने की फैसिलिटी दी वो ट्रस्ट के लिए क्या मानी जाएगी पता है? जितने का बेनिफिट, जितने की फैसिलिटी दी वो ट्रस्ट के लिए इनकम मानी जाएगी। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक हॉस्पिटल है ट्रस्ट का, वो दूसरों का ऑपरेशन करता है, उसके लिए 3 लाख चार्ज करता है। उसने ट्रस्टी का ऑपरेशन किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया, तो जो उसको सर्विस दी उसका मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो 3 लाख है वो ट्रस्ट की इनकम है, वो इनकम मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, ट्रस्ट है वो अगर कोई कैपिटल असेट को बेचता है और अगर दूसरा कैपिटल असेट खरीद लेता है तो उस केस में जो कैपिटल गेन है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर एक कैपिटल असेट को बेचता है, पुरानी असेट को, और नई असेट खरीदता
सकता है तो उस केस में कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट हो सकता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कितना एग्जेम्प्ट होगा पता है? अगर नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया, जो पुरानी असेट को बेचने पे जो नेट कंसिडरेशन था, वो नेट कंसिडरेशन अगर पूरा यूटिलाइज कर दिया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नेट कंसिडरेशन आपने पार्टली यूटिलाइज किया तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कितना होगा पता है? कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट है, जितना बचेगा उतना कैपिटल गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उससे रिलेटेड कंपाइलर में एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन का मतलब अज्ञात दान, या हिंदी में जिसको अपन गुप्त दान बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुप्त दान है या अज्ञात दान है उसको बोला जाता है एनोनिमस डोनेशन। सर एनोनिमस डोनेशन के केस में क्या होता है? तो मैं बता दूं, देखो एनोनिमस डोनेशन है वो 30% से टैक्सेबल होता है। एनोनिमस डोनेशन है वो 30% से टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन एक चीज समझना, पूरा एनोनिमस डोनेशन 30% से टैक्सेबल नहीं होता। क्या होता है, पहले एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड जो हुआ है वो ले लो और उसमें से आप लेस करोगे। क्या लेस करोगे पता है? या तो तुम्हारा 5% ऑफ टोटल डोनेशन, बट यहां पे एक चीज समझना, 5% ऑफ टोटल डोनेशन लेते टाइम यहां टोटल डोनेशन में आपको ऑल डोनेशन लेना है। कॉर्पस, एनोनिमस, नॉन एनोनिमस, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह है वो भी इसमें आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया था, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट को टोटल डोनेशन में नहीं लिया था, बट उसको लेना चाहिए बिकॉज अगर आप ट्रस्ट का रिटर्न देखोगे तो उस रिटर्न में वो भी इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट भी लेना है। तो मैंने बोला टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख, विच एवर इज हायर जो आता है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख, विच एवर जो हायर आता है, वो हायर वाला अमाउंट जो है वो आप क्या करोगे, एनोनिमस डोनेशन जितना रिसीव हुआ उसमें से लेस कर दोगे और जो भी बचेगा एनोनिमस डोनेशन, वो एनोनिमस डोनेशन आपको 30% से टैक्सेबल होगा। और जितना लेस हो जाता है ना, यहां पे जितना ये लेस होता है ना 5% और 1 लाख, ये वापस तुम्हारा जो नॉर्मल कंप्यूटेशन 11-12 का होता है उसमें वापस ऐड हो जाता है। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला एनोनिमस डोनेशन 30% से टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। लेकिन इसमें एक चीज समझना आप लोग, एक चीज समझना यहां पे क्या है कि ये एनोनिमस डोनेशन 30% से टैक्सेबल होता है, ये सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होगा। अगर रिलीजियस ट्रस्ट है, मंदिर मस्जिद वाले हैं, तो उस पे 115 बीबीसी नहीं लगेगा। जो रिलीजियस ट्रस्ट होता है उनका एनोनिमस डोनेशन 11-12 में ही जाएगा। लेकिन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उनका एनोनिमस डोनेशन है वो 115 बीबीसी में आएगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे अगर ट्रस्ट चैरिटेबल रिलीजियस दोनों तो है, तो अगर मंदिर भी है उसका स्कूल भी है, तो उस केस में क्या होगा? तो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज स्कूल और हॉस्पिटल, जो स्कूल और हॉस्पिटल के टूवर्ड्स जो एनोनिमस डोनेशन मिला, जो स्कूल और हॉस्पिटल के टूवर्ड्स जो एनोनिमस डोनेशन मिला है करके, ठीक है, उस पे 115 बीबीसी लगेगा। बट बाकी वाला जो भी मंदिर के टूवर्ड्स वगैरह जो एनोनिमस डोनेशन मिला है उस पे 115 बीबीसी नहीं लगेगा, वो 11-12 में ही जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा, एनोनिमस डोनेशन जो भी आपको रिसीव होता है उसमें से आप लेस करोगे 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख, विच एवर इज हायर जो आएगा वो इसमें से लेस करोगे, जो बचेगा वो 30% से टैक्सेबल होगा। और जितना लेस किया वो नॉर्मल रेट वाले में जाएगा, वो नॉर्मल रेट वाले स्टेटमेंट में जाएगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने बोला एनोनिमस डोनेशन 30% से टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 बीबीसी, लेकिन ये सेक्शन रिलीजियस ट्रस्ट पे नहीं लगेगी। चैरिटेबल है तो लगेगी, रिलीजियस है तो नहीं लगेगी। रिलीजियस चैरिटेबल दोनों है तो स्कूल के टूवर्ड्स और हॉस्पिटल के टूवर्ड्स जो मिलता है उस पे 115 बीबीसी लगेगा, बाकी पे 115 बीबीसी है वो आपका नहीं लगेगा करके। ठीक है, अब एक और चीज समझना, यहाँ पे मेनी टाइम क्या होता है, आपका अप्लाइड इस साल ज्यादा हो जाता है। अप्लाइड अगर इनकम से ज्यादा होता है, जो ट्रस्ट की इनकम होती है ना उससे ज्यादा अगर अप्लाइड हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? जो 85% बचता है उससे ज्यादा अप्लाइड कैसे हो सकता है? जैसे मेनी टाइम आप अक्रूअल बेसिस पे खर्चे कर लेते हो। जैसे इस साल का इनकम 10 लाख की बचा 85% और आपने खर्चा कर दिया 15 लाख, तो उस केस में 5 लाख है वो ज्यादा अप्लाइड हो गया, ठीक है, अक्रूअल बेसिस पे। तो उस केस में जितना ज्यादा अप्लाइड होता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगले सालों में उसको अप्लाइड में ले सकते हो, अगले सालों में जाके उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, एक सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर आप जो बोल रहे हो ना ये 15% वाला, ये 15% किस पे लेने का? तो 15% आपको इनकम पे लेने का, जो भी इनकम आता है उस इनकम पे आपको 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना पड़ता है। बट इनकम का मतलब क्या? इनकम का मतलब ग्रॉस रिसिट या नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पे दोनों व्यू है, इंस्टीट्यूट दोनों व्यू लेती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मान लो स्कूल है, उसका ग्रॉस रिसिट है वो 100 करोड़ है और उसमें है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो मान लो 40 करोड़ है, तो ये 60 बचा। तो क्वेश्चन ये आता है 60 पे लेंगे 15% या 100 पे लेंगे? तो यहां पे अगर आप इनकम वर्ड को देखो तो इनकम में ऑब्वियसली नेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको 60 पे लेना चाहिए 15%। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ये बोलता है कि यहां पे इनकम का मतलब ग्रॉस रेवेन्यू से रहेगा, जो ग्रॉस रिसिट है जो 100 करोड़ पे आप 15% लोगे। अब एक बात समझना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है आपको एक से सॉल्व करना है और दूसरे का आपको ऑल्टरनेटिव देना है। कंपाइलर में जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो कंपाइलर कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे जिसमें ग्रॉस बेसिस लेके किया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें मैंने नेट बेसिस लेके किया है और लास्ट में आपको ऑल्टरनेटिव में उसका आंसर दिया है। अब एक और चीज समझना,
नेक्स्ट पॉइंट ये आता है यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भैया चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पस। तो चैरिटेबल पर्पस देखो, चैरिटेबल और रिलीजियस दो ट्रस्ट, रिलीजियस का कहीं पे डिफाइन किया हुआ नहीं है, रिलीजियस का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से समझो, दैट इज द रिलीजियस। बट चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, तो चैरिटेबल को सेक्शन 2 क्लॉज 15 में डिफाइन किया हुआ है। चैरिटेबल पर्पस में सबसे पहला पॉइंट आता है रिलीफ ऑफ पुअर। अगर आप रिलीफ ऑफ पुअर का मतलब रोटी कपड़ा मकान वगैरह गरीब लोगों को आप देते हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो चैरिटेबल होगा। दूसरा अगर आपका एजुकेशनल, तीसरा मेडिकल और चौथा योगा। पांचवा प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस मॉन्यूमेंट्स और छठा अगर प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह उसके प्रिजर्वेशन के लिए आपने ट्रस्ट बनाया तो वो चैरिटेबल में आएगा। तो मैंने बोला चैरिटेबल में मैंने आपको 6 पॉइंट बताए। अब एक बात समझना, ये चैरिटेबल में 6 पॉइंट कौन कौन से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला रिलीफ ऑफ द पुअर, दूसरा एजुकेशन, तीसरा योगा, चौथा तुम्हारा कौन सा है, दैट इज पहला रिलीफ ऑफ पुअर, दूसरा एजुकेशन, तीसरा मेडिकल, चौथा योगा, पांचवा प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स और प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह। ये सब तुम्हारे चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में आएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो ये चैरिटेबल है। लेकिन एक चीज समझना, एक लास्ट में इन्होंने एक और पॉइंट डाला है, दैट इज एनी अदर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इट इज लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा वाला पॉइंट, क्या भैया ऐसा कोई भी आपका काम है वो चैरिटेबल बन जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब आप कुछ भी करो, पानी की बोतल बेचो, क्लासेस चलाओ, कोचिंग क्लास चलाओ, ये भी चैरिटेबल है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे लोगों ने मजे लेने चालू कर दिए, बोलते एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे, बोलते थे चैरिटेबल है, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो लॉ मेकर्स ने फिर इससे रिलेटेड अमेंडमेंट किया। नेक्स्ट 1 मिनट तक जो मैं आपके साथ में बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ इस लास्ट पॉइंट से रिलेटेड रहेगा, वो सिर्फ लास्ट पॉइंट से रिलेटेड रहेगा, दैट इज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। एक चीज समझना, फिर लॉ मेकर्स ने लॉ में अमेंडमेंट किया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है तो उस केस में आप बिजनेस नहीं कर सकते। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप बिजनेस करते हो और वो बिजनेस का ग्रॉस रिसिट आपकी टोटल ग्रॉस रिसिट से, बिजनेस का ग्रॉस रिसिट आपकी टोटल ग्रॉस रिसिट के 20% से ज्यादा नहीं है, मींस बिजनेस का ग्रॉस रिसिट जो है वो तुम्हारी टोटल ग्रॉस रिसिट के 20% से ज्यादा नहीं है तो चलेगा, वो चैरिटेबल माना जाएगा। जैसे ट्रस्ट का टोटल ग्रॉस रिसिट है वो 100 करोड़ है, बिजनेस का ग्रॉस रिसिट 18 करोड़ है, चलेगा, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। लेकिन मान लो अगर वो 100 करोड़ है, ये 20 करोड़ है, तो भी चैरिटेबल माना जाएगा। अगर टोटल ग्रॉस रिसिट 100 करोड़ है, ये 22 करोड़ है, तो उस केस में ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, इस साल उसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर बिजनेस का ग्रॉस रिसिट 20 करोड़ से ज्यादा हो गया तो क्या यहां पे 20% से ज्यादा हो गया टोटल ग्रॉस रिसिट के से, तो क्या यहां कमिश्नर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अगर अगले साल वापस ये कम होता है, अगले साल जो है ये अगर कम होता है तो अगले साल वो चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाएगा, अगले साल उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक और बात समझता है, एक सेक्शन होती है 1023C। ये 1023C सेक्शन क्या बोलती है पता है क्या भैया? कुछ हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, उनको 1023C में एग्जेम्पशन मिलती है, जैसे ये ट्रस्ट जैसी सेक्शन होती है। अब इसका पहला पार्ट ये बोलेगा कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको बोलेंगे कि पूरे साल में जो उनकी इनकम होती है उसमें गवर्नमेंट ग्रांट है वो 50% से ज्यादा है। मतलब जो भी स्कूल या हॉस्पिटल है उसका जो टोटल रिसिट है उसमें गवर्नमेंट ग्रांट 50% से ज्यादा है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल्स बोलेंगे। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल जिसका जो मेन पर्पस है वो एजुकेशनल या मेडिकल रिलीफ देना है, उनकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, कुछ भी अप्लाइड नहीं करना, कुछ नहीं, पूरी इनकम जो हुई वो इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। दूसरा एक चीज समझना, अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है अदर वाला, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर मेडिकल लाइक इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल हॉस्पिटल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और जिनका मेन पर्पस एजुकेशन या मेडिकल रिलीफ देना है, और पूरे साल में मिला के उनका जो ग्रॉस रिसिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला? कोई एजुकेशनल कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है और उसका जो ग्रॉस रिसिट पूरे साल का मिला के अगर 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो उसकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देगा? एक बड़ा क्वेश्चन देगा ट्रस्ट का, और उसमें दे देगा कि ट्रस्ट का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका ग्रॉस रिसिट 90 लाख है और उसकी इनकम 10 लाख है, पूरी एग्जेम्प्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, 2 पॉइंट मैंने बताया, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। दूसरा, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल है और उसका
उसका ग्रॉस रिसिट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है और उसका मेन पर्पस एजुकेशनल या मेडिकल रिलीफ देना है, तो उसकी इनकम भी पूरी एग्जेम्प्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा ये बोलता है कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फंड है, ट्रस्ट है, हॉस्पिटल है, वो अगर मान लो ऊपर जो 2 पॉइंट थे उसमें कवर नहीं होता है और उनको कुछ एग्जेम्पशन चाहिए तो उनको 1023C का अप्रूवल लेना पड़ता है। देखो बाकी लोग हैं उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा 1023C का, तब उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन ये अप्रूवल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो 30th सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1023C के लिए, तो आपको जो कमिश्नर है वो एग्जेम्पशन दे सकता है। लेकिन ये जो 1023C की ये वाली जो लास्ट वाले के लिए जो एग्जेम्पशन रहेगी ना, ये एग्जेम्पशन 11-12 जैसी ही रहेगी। मींस इसमें भी वही कंडीशन है कि 15% आप सेट असाइड करो, 85% में से जितना आप अप्लाइड करो एंड ऑल, वो सब कंडीशन है वो सब लग जाएगी। अब एक और बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्रिएटेड इनकम वाला टॉपिक, और जिसको अपन एग्जिट टैक्स बोलते हैं। एक बात बताओ, पहले ये डाउट आता था कि अगर कोई भी ट्रस्ट है वो मान लो 20 ईयर से एग्जेम्पशन ले रहा है, 20 ईयर से वो एग्जेम्पशन ले रहा है, 20 ईयर से उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, मजे कर रहा है, इस साल उसने कुछ वायलेशन कर दिया और सीआईटी ने क्या किया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अगर सीआईटी ने उसका रजिस्ट्रेशन इस साल कैंसिल किया तो उसके केस में क्या होगा मैं बताऊं। अगर सीआईटी ने इस साल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो इस साल से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बट पहले तो मिल गई करके, ठीक है, पहले तो मिल गई। तो लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे, लॉ मेकर्स ने ऐसे प्रोविजन डाले और ऐसे प्रोविजन डाल के उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपकी रूह कांप जाएगी करके, ठीक है। तो इन्होंने एक सेक्शन डाली 115TD, और ये 115TD बड़ी खतरनाक सेक्शन है। ये बोलती है कि 3 केस ऐसे है, 3 केस, देखो मेरी तरफ देखो, 3 केस ऐसे है जिसमें ट्रस्ट की जो एक्रिएटेड इनकम है ना, एक्रिएटेड इनकम का मतलब जितनी आज ट्रस्ट के पास असेट पड़ी है, जितनी आज ट्रस्ट के पास असेट पड़ी है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी ना, उस फेयर मार्केट वैल्यू पे हम सीधा एमएमआर से टैक्स ले लेंगे। मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, मैंने बोला कि एक सेक्शन होती है 115TD, और 115TD ये बोलती है कि ट्रस्ट की जितनी भी एक्रिएटेड इनकम है, एक्रिएटेड इनकम का मतलब जो टोटल असेट की वैल्यू, आज जितनी असेट बनाई है लास्ट के 20 साल में, आज जो असेट बनाई है, जितनी असेट बनाई है, वो असेट माइनस जो लायबिलिटी करने के बाद जो भी बचेगा उस पे सीधा हम एमएमआर की रेट से टैक्स लेंगे। लेकिन एक चीज समझना, यहां एमएमआर 34.944% रहेगा। जितनी बाकी जगह आपने एमएमआर देखा, लाइक बाकी जगह जहां जहां आपने एमएमआर देखा वहां पे हर जगह 42 पॉइंट समथिंग होता है, क्योंकि 30% प्लस आपका क्या रहता है उसमें 37% हाईएस्ट सरचार्ज इंडिविजुअल एचयूएफ वाला, और प्लस 4% करके 42 पॉइंट समथिंग आता है, अप्रोक्स 43% के करीब आता है। लेकिन ये ऐसा पहला केस है जहां एमएमआर जो रहेगा ना वो 34.944% रहेगा। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखो, जो अपना गवर्नमेंट का जो फाइनेंस बजट आता है, बिल आता है, उस बिल में और उसके बाद में जो एक्ट बनता है उसमें ही लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम माना जाएगा। ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स जैसे माना जाएगा, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में अपन सरचार्ज कितना लेते हैं 12%, तो यहां पे भी बोला है आपको 12% ही सरचार्ज लेना है, तो आपका 34.944% है वो यहां एमएमआर का रेट रहेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, मैंने बोला 3 केस ऐसे है जिसमें ट्रस्ट की जो एक्रिएटेड इनकम रहेगी ना, एक्रिएटेड इनकम इस टोटल जो असेट रहेगी ना, उस असेट पे हम एमएमआर की रेट से टैक्स लगा देंगे। ये 3 केस कौन कौन से? सबसे पहला, इफ ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म, ट्रस्ट है उसका कन्वर्जन हो जाता है नॉन एलिजिबल फॉर्म में। बट नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है? या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या फिर ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ मॉडिफिकेशन किया, ट्रस्ट ने अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन किया, और बेटा उस ईयर के एंड तक ट्रस्ट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन हुआ क्या कि सीआईटी ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो इस केस में यह मान लिया जाएगा कि ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म। बट ये कब माना जाएगा ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म? 2 केस में। सबसे पहला, अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, या फिर ट्रस्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव में उसने मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन किया और उस साल उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन सीआईटी ने उसका एप्लीकेशन क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। दूसरा केस, अगर ट्रस्ट का किसी दूसरे ट्रस्ट के साथ मर्जर हो जाता है,
और वो ट्रस्ट का जो है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है और वो रजिस्टर्ड नहीं है अगर किसी नॉन एलिजिबल ट्रस्ट के साथ मर्जर हो जाता है। मींस किसी ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्जर हो जाता है जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसका जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, उसके साथ मर्जर हो जाता है तो। और तीसरा, अगर ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो जाता है। अब एक चीज समझना, जब भी ट्रस्ट का डिसोल्यूशन होता है तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है पता है? डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से, जिस मंथ में डिसोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर जो भी ट्रस्ट की एसेट होती है वो दूसरे ट्रस्ट को बांटनी पड़ती है, मींस दूसरे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है डिसोल्यूशन के केस में। तो अगर मान लो 12 मंथ एक्सपायर हो गया और तब तक वो एसेट अगर दूसरे ट्रस्ट को, दूसरे जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो होती है 1023C में, उनको बांटनी पड़ती है। अगर उन्होंने नहीं बांटा तो ट्रस्ट की एक्रिएटेड इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। इट इज कॉल्ड एग्जिट टैक्स। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने बोला 3 केस ऐसे हैं, मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, बट ये एक्चुअली बहुत जरूरी है इसके लिए। 3 केस ऐसे हैं जिसमें ट्रस्ट की एक्रिएटेड इनकम जो रहेगी, जो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, उस पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक बात समझना, ये 3 केस कौन कौन से? सबसे पहले, ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म। नॉन एलिजिबल फॉर्म में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना, या उस साल उन्होंने क्या किया, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन किया और उस साल फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या फिर उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्होंने सीआईटी ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, या फिर वो किसी और ट्रस्ट के साथ मर्जर हो जाता है जो कि उसका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है और रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर वो क्या करते हैं पता है, डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर वो असेट किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को नहीं बांटते, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रस्ट की जो भी एक्रिएटेड इनकम है उस पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब आप मुझे बार बार बोल रहे हो एक्रिएटेड इनकम, एक्रिएटेड इनकम। एक्रिएटेड इनकम का मतलब होता क्या है? तो मैं बता दूं, एक्रिएटेड इनकम का मतलब यहां पे होता है कि एफएमवी ऑफ द असेट ले लो और माइनस लाइबिलिटी लेस कर दो। एफएमवी ऑफ द असेट और माइनस लाइबिलिटी को लेस कर दो। आज ट्रस्ट के पास जितनी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालो और उसमें से लाइबिलिटी लेस कर दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम, उस पे एमएमआर की रेट से टैक्स भर दो। अब आप मुझे बोलोगे सर असेट में कौन सी असेट लेनी है? मैं बता दूं, आप बैलेंस शीट में जो असेट दे रखी है सबकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालो। जो भी असेट है वो सब असेट आपको लेने का है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, असेट जब आप लेते हो तो 3 असेट को नहीं लेना है। पहला तो अगर कोई असेट है वो एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर किया था, अगर कोई असेट ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर किया था, एक बात बताओ, अगर ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर किया था वो असेट को क्यों छुड़वा रहे हैं? क्योंकि अगर ट्रस्ट 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता तो भी एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है उसके लिए। तो अगर कोई असेट ऐसी है जो एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर की थी, वो असेट को आपको नहीं लेना। दूसरा लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर कोई भी असेट है वो असेट ट्रस्ट ने खरीदी थी जिस दिन ट्रस्ट क्रिएट हुआ था उस दिन से लेके, और जिस दिन उसके लिए 12AA का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ उस दिन से पहले तक जो भी असेट उसने एक्वायर की थी वो असेट को भी छोड़ दो। बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, हमारा ट्रस्ट जो वेव क्रिएटर है वो लास्ट 10 साल से है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज हुआ। तो मैं बताऊं, पिछले साल तक तो हम टैक्स भरते थे, पिछले साल तक रजिस्टर्ड 12AA में नहीं था तो हम क्या करते थे? टैक्स भरते थे। तो पिछले साल तक जितनी भी असेट एक्वायर की होगी उनको आप हटा दो, क्योंकि वो वाली इनकम से एक्वायर की होगी जिस पे आपने टैक्स भरा। लेकिन एक बात बताऊं, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मान लो असेसमेंट पेंडिंग है तो पुराने वाले ईयर्स पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर पुराने वाले ईयर्स पे एग्जेम्पशन मिल चुकी है तो फिर उन ईयर्स में जो असेट एक्वायर की थी वो वाली यहां पे एक्रिएटेड इनकम में कंसिडर करेंगे, वो वाली इन एक्रिएटेड इनकम में कंसिडर करेंगे। और तीसरा, अगर कोई असेट है वो डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर आपने किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन 1023C वालों को बांट दिया है तो वो आपको यहां पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा, आप एक काम करो, वैल्यूएशन डेट को असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, माइनस लायबिलिटी लेस करो, जो भी बचेगा उस पे एक्रिएटेड इनकम से टैक्स लगाओ। अब एक चीज समझना, यहां पे असेट में आपको 3 असेट नहीं लेनी है। कौन सी 3 असेट नहीं लेनी है? पहली चीज तो ये कि अगर असेट एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर किया था, दूसरा ट्रस्ट क्रिएट हुआ उस दिन से लेके और जिस दिन 12AA का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ था उससे पहले तक आपने एक्वायर किया था उसको छोड़ दो। और तीसरा मैंने आपको बोला कि अगर डिसोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर जो आपने दूसरे ट्रस्ट को बांट दी वो असेट को भी आप क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, सर आप बोल रहे हो वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन कौन सी डेट को करना है? भाई फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह आपको निकालना है, ये कौन सी डेट को निकालना है, इसका डेट क्या रहेगा? तो मैं बताऊं आपको, देखो वैल्यूएशन डेट क्या रहेगी। सबसे पहला, अगर ट्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म, मींस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो कैंसिलेशन का डेट, अगर मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन का डेट, अगर मर्जर हुआ तो मर्जर का डेट और डिसोल्यूशन हुआ तो डिसोल्यूशन का डेट। ये तुम्हारी वैल्यूएशन डेट रहेगी, इस दिन आपको ये सब करना पड़ेगा। अब एक और बात समझना, ये एक्रिएटेड इनकम पे जो भी टैक्स रहेगा ये ट्रस्ट को 14 डेज में पे करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को 14 डेज में पे करना पड़ेगा। 14 डेज
है वो 14 डेज में पे करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे ये बोलोगे ये 14 डेज कहां से काउंट होंगे, तो समझने की कोशिश करना ये 14 डेज कहां से काउंट होंगे। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहला, अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो ट्रस्ट है वो आईटेट में अपील में जा सकता था। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, ट्रस्ट आईटेट में अपील में जा सकता था। अपील में जाने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज। अगर वो 60 डेज एक्सपायर हो गए, ट्रस्ट ने एप्लीकेशन नहीं किया, आईटेट में अपील नहीं किया, तो जैसे ही वो 60 डेज कंप्लीट हो गए उसके बाद से 14 डेज के अंदर अंदर ये टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा, अगर ट्रस्ट मान लो आईटेट में अपील में चला गया तो आगे से जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका कैंसलेशन का कंफर्मेशन का ऑर्डर मिला एसएससी को कंफर्मेशन का ऑर्डर मिला कि आपका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना ही चाहिए था। तो जिस दिन कंफर्मेशन का ऑर्डर मिला उसके बाद के 14 डेज के अंदर अंदर आप ये टैक्स भर दो। अगर मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन का केस है और मान लो उस ईयर में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, अगर आपने उस ईयर में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो वह जैसे ही वो ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद के 14 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे ही वो ईयर कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होने के बाद 14 डेज के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। विद इन 14 डेज आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। वो ईयर कंप्लीट हुआ और आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो जैसे ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद के 14 डेज में भरना पड़ेगा। अगर मान लो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्शन के अगेंस्ट आप आईटेट में अपील में जा सकते थे। आईटेट में अपील में जाने का टाइम लिमिट होता है 60 डेज। वो 60 डेज एक्सपायर हो गया, आप अपील में नहीं गए, तो जैसे ही 60 डेज कंप्लीट हुआ उसके बाद के 14 डेज में टैक्स भर दो। अगर आप आईटेट में चले गए और वहां से कंफर्मेशन ऑफ रिजेक्शन का ऑर्डर आया, तो जिस दिन रिजेक्शन का कंफर्मेशन का ऑर्डर आया उस दिन के बाद के 14 डेज के अंदर अंदर आप गवर्नमेंट को टैक्स भर दो। अगर मर्जर का केस है तो मर्जर के डेट से 14 डेज के अंदर अंदर आप गवर्नमेंट को टैक्स भर दो। और अगर डिसोल्यूशन का डेट है तो डिसोल्यूशन से 14 डेज नहीं लिया जाएगा। 12 मंथ जहां कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद से 14 डेज का अंदर अंदर आप गवर्नमेंट को टैक्स भर दो। अगर मान लो आप 14 डेज में ये टैक्स नहीं भरते हो तो 15 डेज से आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। और उसके बाद 115 टीएफ ये बोलती है कि ट्रस्ट को असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी है वो 220 221 की लग सकती है। अब एक चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि सर अपने को असेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है तो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे? क्योंकि एक्रिएटेड इनकम का मतलब होता है असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लो माइनस लायबिलिटी लेस करो, जो बचेगा उस पे आपको टैक्स भरना है। तो असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो मैं बता दूं, जिस दिन वैल्यूएशन डेट है उस दिन की बैलेंस शीट लो और बैलेंस शीट में जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेनी है। लेकिन एक चीज समझना, उसमें से आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना। मतलब बैलेंस शीट को पकड़ो और बैलेंस शीट में से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को आपको नहीं लेना। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को नहीं लेना, एज वेल एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो असेट साइड में अगर है तो उसको भी नहीं लेना। तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को नहीं लेना, जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह असेट साइड में डालते हैं उनको भी नहीं लेना। बाकी असेट्स को आपको लेना है और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको निकालनी है। बट आप बोलोगे फेयर मार्केट वैल्यू निकालते कैसे है? तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अगर मान लो वो शेयर्स एंड सिक्योरिटी है, मींस ट्रस्ट के पास शेयर एंड सिक्योरिटी है, तो ट्रस्ट के पास में शेयर एंड सिक्योरिटी है। सबसे पहले अगर मान लो वो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है, कोटेड का मतलब होता है लिस्टेड करके, ठीक है। अगर लिस्टेड है तो उस केस में आप एक काम करो कि जिस दिन वैल्यूएशन डेट है उस दिन का जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट उसका कोट है उसका एवरेज ले लो। तो एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कोट, जैसे हाईएस्ट 70 था, लोएस्ट 60 था, तो आप 65 है, 65 को ले लो। लेकिन आप बोलोगे वैल्यूएशन डेट जिस दिन को अपन वैल्यू निकाल रहे हैं उस दिन ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, तो उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था, उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का आप एवरेज ले लो। अब एक और चीज समझना, यहां अनकोटेड इक्विटी शेयर है, उसके केस में क्या होगा वो अपन थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं। उसके बाद में मान लो तुम्हारा अनकोटेड कोई सिक्योरिटी है बट वो इक्विटी शेयर को छोड़ गया, अनकोटेड है, तो उसके केस में आप एक काम करो, एफएमवी निकाल दो, एनआरवी निकाल दो एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द मर्चेंट बैंकर और अकाउंटेंट। मींस अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर से आप क्या करो, अनकोटेड जो सिक्योरिटी है उसकी आप क्या निकाल दो, एफएमवी निकाल दो। अब एक और चीज समझना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या करने का कि जो भी वैल्यूएशन डेट को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और तुम्हारा एनआरवी है विच एवर इज हायर, मींस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज हायर करके, ठीक है। एनी अदर असेट के केस में आप क्या करोगे, एनआरवी और एफएमवी ऑन द वैल्यूएशन डेट, मींस एनी अदर असेट के केस में आपको एनआरवी लेना है। अब एक और चीज समझना, अगर ट्रस्ट के पास में किसी जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट के पास में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है पहले उसकी बैलेंस शीट को पकड़ लो और बैलेंस शीट की असेट जो है वो असेट्स पहले ले लो और माइनस लायबिलिटी कर दो, वो उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेटवर्थ आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है और मल्टीप्लाई बाय ट्रस्ट के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, तो वो तुम्हारे इक्विटी शेयर जो अनकोटेड इक्विटी शेयर है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वो प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट को जब आप पकड़ते हो तो उसमें आप
आपको असेट लेते टाइम एक चीज ध्यान रखना, असेट्स की बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है, असेट की बुक वैल्यू लेनी है और किसी किसी की मार्केट वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू लेनी है कुछ असेट की, लेकिन एक चीज समझना, बुक वैल्यू असेट की लेते टाइम भी आप वही चीजें नहीं लोगे, एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस है वो आप नहीं लोगे असेट साइड में, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड एक्सपेंडिचर है वो भी नहीं लोगे करके, ठीक है। और असेट में कुछ असेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, जैसे जो भी तुम्हारा बुलियन ज्वेलरी है, प्रीसियस स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, शेयर सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसकी बैलेंस शीट लो, उसकी सब असेट लो, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस को छोड़ दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ दो, बाकी की आप बुक वैल्यू लोगे, लेकिन जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर सिक्योरिटी है करके, ठीक है। और तुम्हारा ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इनके लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है इस रूल के हिसाब से ही, ठीक है। और उसके बाद आप लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू ले लो, लेकिन एक चीज समझना, लाइबिलिटीज लेते टाइम आपको पेड अप शेयर कैपिटल है वो नहीं लेना है, जो भी तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस है उसको नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको आपको नहीं लेना है, अनसर्टेन लाइबिलिटीज का प्रोविजन है उसको भी आपको नहीं लेना है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज वगैरह है वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इतना कोई डिटेल में आपको आएगा नहीं कि ट्रस्ट के पास किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर की वैल्यू आप निकालो, इतना आएगा नहीं, बट इस रूल में ऐसा दे रखा है। अब एक और चीज समझना, जब ट्रस्ट की अपन लायबिलिटी लेते हैं, देखो असेट की अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पकड़ो, एनआरवी और तुम्हारा एसडीवी विच एवर इज हायर। अगर मैं लिस्टेड शेयर की बात करूं तो एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑन द वैल्यूएशन डेट करके, ठीक है। बट भैया लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी में अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई तो उसके पिछले जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का आप एवरेज ले लोगे, ठीक है। बाकी सब असेट्स के केस में आपको एनआरवी लेने का है करके, बाकी सब असेट के केस में आपको क्या लेना है, एनआरवी। लाइबिलिटीज में आपको लाइबिलिटीज है वो आपको लेनी है, लेकिन एक चीज समझना, लाइबिलिटीज को आपको बुक वैल्यू पे लेना है, बट लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं लेना है, जो भी ट्रस्ट का कॉर्पस फंड होता है उसको छोड़ दो, कॉर्पस इज लाइक अ कैपिटल उसको आप छोड़ दो। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है उसको नहीं लेना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी को आपको नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटीज है वो भी आपको नहीं लेना है, और उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो भी आपको नहीं लेना है, ठीक है, डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक। मैंने इसमें थोड़ा धीरे धीरे रिवाइज करवाया दोनों टॉपिक को, कौन कौन सा, ट्रस्ट और एक्रिएटेड इनकम। जितने भी आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस को देख लो, और भैया अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पढ़ाई पे पूरा फोकस लगाओ और पढ़ाई करो, बहुत कम दिन बचे हैं, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, ठीक है, घर वालों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, खुशी खुशी रहो, मिल बांट के रहो करके, ठीक है। और भैया मिलजुल के रहो बेसिकली, और मैं बता दूं यही लाइफ है, मिलजुल के रहो, खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, और अच्छे लोगों से बात किया करो, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, सीए बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट करके, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है भैया सीए बनने का। और सीए बनने के बाद मैं बता दूँ लाइफ बहुत अच्छी है, ये मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसे कमाओगे, उड़ाओगे, मस्त करके मजे करोगे, और वो सब सीए बनने के बाद ही हो सकता है, ठीक है। तो पहले ये डिग्री लानी है, और ये डिग्री ला लो, क्योंकि ये डिग्री अगर आ गई ना मजा आ जाएगा लाइफ में, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।